हेलो स्टूडेंट्स। आज उन लोगों के लिए फर्स्ट लेक्चर होगा जो क्लास 11th में फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी शुरुआत में ही जस्ट फिज़िक्स पढ़ने लगो 9th-10th में जो फिज़िक्स पढ़ते थे। अभी तुमको कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानना होगा जो 11th और 12th और आगे की एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो फिज़िक्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ मैथमेटिक्स समझेंगे जो मैथमेटिक्स 9th-10th से थोड़ा अलग होगा, जो मैथमेटिक्स तुम 11th-12th के मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। तो वो बच्चे जो 11th और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ते हो वो धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में जानोगे, धीरे धीरे जानोगे। लेकिन उन सब का यूज़ बहुत अलग अलग, बहुत सारे चैप्टर्स का यूज़ तुमको पहले ही करने को मिलेगा। और ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका मैथमेटिक्स नहीं होगा और फिजिक्स इट मीन्स बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का होगा जो नीट का प्रिपरेशन करते होंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए मैथमेटिकल टूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज खास करके उन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है जिनका 11th और 12th में मैथमेटिक्स नहीं है, तो फिजिक्स में जो जैसे ही मैथमेटिक्स आता है वहाँ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ने से पहले सब लोगों को मैथमेटिकल टूल्स के कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, कुछ लेक्चर देखने होंगे, तभी तुम 11th का फिजिक्स स्टार्ट करो। क्योंकि वेरी फर्स्ट चैप्टर में ही जैसे ही तुम यूनिट मेजरमेंट पढ़ते हो उसमें कैलकुलस का यूज़ हो जाता है। कैलकुलस जो हम यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुमको बताएंगे, फिर उसमें आओगे तो कुछ ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ हो जाता है। तो डिफरेंट है, वो तुमको बीच में परेशान ना करे, इसके लिए मैथमेटिकल टूल्स तुम सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो और उसको कहीं एक सेपरेट अच्छे से नोटबुक बना करके रख लोगे, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो कि कहीं मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स में भूल गए किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे हम बढ़ें, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, वो उठाकर के देख लो तो हेल्प मिल जाए। तो मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करते हैं। हम बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ लिमिटेड वर्जन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर देखे, कोई टॉपिक देखे, उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। वो लिमिटेड वर्जन होगा, लिमिटेड जो तुमको फिजिक्स में यूज करने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट वन, दैट इज फैक्टोरियल वैल्यू, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है ये कंप्लीट, सारे टर्म नए लग रहे होंगे, कोई टेंशन लेने ना है, एक एक करके बस समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज, हेडिंग दे देना चाहो तो फर्स्ट वन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सब का सब कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये थ्योरम क्या है। वहां तक तो बाद में समझेंगे, लेकिन ये जानने से पहले हम कुछ और भी समझते हैं। तो दैट इज वेरी फर्स्ट टर्म इन दिस चैप्टर, दैट इज फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। कोई भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स से इस चैप्टर को रिलेट नहीं करोगे, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल टूल्स तुम लोग को बताया जा रहा है, जो तुम लोग को बता रहे हैं, वो फिजिक्स में यूज को ध्यान रख करके बताया जा रहा है। अगर मैथमेटिक्स यही चैप्टर पढ़ोगे, 11th में एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, वहां शुरुआत ही कुछ और से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं देखना है कि तुम मैथमेटिक्स से एकदम लिंक करके देखो। तुमको ये चैप्टर मैथमेटिक्स का नहीं बनाना है। कुछ क्वेश्चंस हम तुमको बता देंगे, किस तरह के प्रैक्टिस कर लो जो बाइनोमियल थ्योरम में तुमको काम आ सकता है। तो हम समझते हैं, जस्ट ये फिजिक्स ओरिएंटेड है, मैथ्स का कोई चैप्टर उठा करके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाना है। सब लोग ये हमेशा ध्यान रखना, पहली बार पढ़ रहे हो तो ये जानना जरूरी है कि ये मैथमेटिकल टूल्स है, फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, ये मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है, ये फिजिक्स के लिए है। तो देखते हैं फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब समझ लो कंप्लीटली जीरो से लेकर के, इट मींस ये एक होल नंबर हो गया। तो जब भी हम फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर का करते हैं, इट मींस 0 1 2 3 4 5। वो होता क्या है उसके बारे में समझो। अगर हम कोई नंबर ले लें, सिंपल 2, और फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये, जो इंग्लिश में सब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन समझते होगे, वो उसी को मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल कहा जाता है। तो दिस इज फैक्टोरियल। अगर कोई नंबर है 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 2 into 1। अगर कोई नंबर है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 3 into 2 into 1।
तो ये समझ लो कि अगर किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए तो उस इंटीजर से, उस नंबर से डिक्रीज करते हुए 1 तक जितने भी इंटीजर मिलेंगे उन सब का प्रोडक्ट दिए गए नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू होगा। तो इट मींस दिस इज इक्वल टू 6। अगर 4 फैक्टोरियल लिखना हो तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इट मींस 24। तो किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल वैल्यू जस्ट उसको 1 बाई 1 डिक्रीज करते जाओ और 1 तक जितने भी इंटीजर मिलेंगे उनका प्रोडक्ट वैल्यू होगा। तो इसी को जनरल अगर हम लिखें n फैक्टोरियल वेयर n इज व्हाट, तो n इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिक्रीज करते जाना है, n माइनस 2, n माइनस 3, लेकिन कहां तक, तो डायरेक्टली 3 2 1, ये सब इंटू का सिंबल है। तो ये n फैक्टोरियल का जनरल डेफिनेशन हो गया। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और एक और टर्म याद रखना, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 होता है, और ये y ये डीपली मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलता है। तो ये y अगर मैथमेटिक्स जब डीपली पढ़ोगे 11th में उसमें मिलेगा, लेकिन जिसको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है वो बस याद रख लो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। तो ये तो होता सिंपल फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर जो तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉम्बिनेशन, जो 11th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर भी मिलेगा कॉम्बिनेशन, लेकिन जस्ट हम फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए अगेन कॉम्बिनेशन बताते हैं ये क्या होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शॉर्ट में बताया जाएगा तो समझ नहीं आएगा, बस तुमको समझने की कोशिश करना है कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे सपोज इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, क्रिकेट टीम में टोटल सपोज 15 प्लेयर्स एक टूर पे गए खेलने, तो डिफरेंट है, एक 15 प्लेयर्स का टीम गया तो 15 तो खेलेंगे नहीं एक गेम में 11 ही प्लेयर होंगे। तो अब कैप्टन को कहा गया कि तुम 11 प्लेयर्स के टोटल कितने टीम बना सकते हो, इट मींस हाउ मेनी टीम कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द 15 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स के टोटल कितने टीम बनाए जा सकते हैं। तो अगर टोटल कितने टीम बनाए जा सकते हैं ये जानने हैं, तो इट मींस इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ द 15 प्लेयर्स। 15 प्लेयर्स में से हम 11 प्लेयर्स को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ये तुम बोल सकते हो कि उसको हम सेलेक्ट करना है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली सिलेक्शन को कंसीडर किया जाता है। मतलब मान लो 15 नंबर ऑफ प्लेयर्स गिवन थे, अब उनमें से एक बार में कितने को सेलेक्ट करना है, तो 11 को सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। मतलब 11 प्लेयर्स के टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। इसका मतलब 11 प्लेयर्स को के टोटल कितने सिलेक्शंस हैं आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। तो कॉम्बिनेशन जो होता है वो सिलेक्शन को कहा जाता है। इसको और अगर सिंपल वे में समझना हो तो सपोज तुम्हारे पास 3 प्लेयर्स हैं, मान लो ABC। अब इन 3 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स की तुम कितने टीम बनाओगे, तो 2 प्लेयर्स की कितनी टीम बनाओगे, तो AB बना सकते हो, BC बना सकते हो, CA बना सकते हो। इट मींस इन हाउ मेनी वेज 2 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ द 3। तो 2 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड, तो अगर हम बोलें कि AB एंड B है, तो AB एंड B है दोनों तो एक ही टीम हो गया, क्योंकि पर्सन का पोजीशन बदल देने से टीम थोड़े बदल जाएगा। तो डिफरेंट है, आउट ऑफ द 3 टोटल 3 टीम्स ही सेलेक्ट किए जा सकते हैं, AB, BC एंड CA। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन हम सिलेक्शन को बोलते हैं। अगर हम बोले कि आउट ऑफ द 3 प्लेयर्स हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ द 3 हाउ मेनी टीम्स ऑफ द 3 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो एक ही होगा ABC। 3 प्लेयर्स हैं और 3 प्लेयर्स का एक टीम बनाया जा सकता है। तो ये समझ लो कि अगर टोटल मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उन n ऑब्जेक्ट्स में से अगर r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमको समझना है। तो अगर 3 में से 2 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 3C2। इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स बाय सेलेक्टिंग 2 एट ए टाइम। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बाय सेलेक्टिंग 2 एट ए टाइम, मतलब 3 दिया गया है लेकिन 2 के कितने टीम बना सकते थे। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बाय सेलेक्टिंग 2 एट ए टाइम। तो ये कितने हैं यहां पे, ये 3 मिल गए। उसी तरह अगर बोला जाए द कॉम्बिनेशन ऑफ 15 प्लेयर्स
by selecting 11 at a time. तो कॉम्बिनेशन ऑफ 15 by selecting 11 at a time, तो 15C11. तो कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज सिंपल सिलेक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय सेलेक्टिंग सम एट ए टाइम और बाय सेलेक्टिंग ऑल एट ए टाइम. सम एट ए टाइम करने का मतलब कि अगर 15 में से 15 को सेलेक्ट करके हम टोटल टीम की बता, वो क्रिकेट टीम नहीं है, जस्ट हम ऐसे ही बता रहे हैं कि 15 प्लेयर्स है और 15 प्लेयर्स का एक टीम बनाना, जैसे मान लो रग्बी फुटबॉल जिसमें 15 प्लेयर्स होते हैं. तो अगर 15 प्लेयर्स हैं और 15 प्लेयर्स का टीम बनाना है तो क्या हो जाएगा? सिंपल 15C15. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन क्या है? तो कॉम्बिनेशन एक सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन कैसा होगा? तो कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे और उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ को सेलेक्ट करके हमको बनाना है कॉम्बिनेशन, या तो फिर सबको सेलेक्ट करके बनाना है. तो जब सबको सेलेक्ट करके बनाएगा तो हमेशा एक ही बनेगा, ये तुम समझ सकते हो. जैसे 3 प्लेयर्स था, तीनों को सेलेक्ट करके कितने टीम बनेंगे? तो एक. 15 प्लेयर्स था, सबको सेलेक्ट करके कितना टीम बनेगा? तो एक बनेगा. तो इसका मतलब हम अगर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करें तो वो कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन इज जस्ट सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बाय सेलेक्टिंग सम और ऑल एट ए टाइम. बाय सेलेक्टिंग सम और ऑल एट ए टाइम. उसको हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं, एनसीआर. तो एनसीआर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बाय सेलेक्टिंग सम और ऑल एट ए टाइम. तो यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सेलेक्टिंग आर एट ए टाइम. दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n objects by selecting R at a time. इसी का अगर एग्जांपल देखना है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 15 players by selecting 11 at a time is equal to, just रिप्रेजेंटेशन देखना है, 15C11. अब ये क्या होता है? तो ये समझना, NCR का जो वैल्यू होता है, मतलब NCR, it means this represent the number of combination of n object by selecting R at a time. This is n factorial by R factorial into n minus R factorial. अब ये आया कहां से? ये अगेन मैथमेटिक्स का एक बहुत ही लेंदी सेक्शन, जो तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th में जिसका मैथमेटिक्स है वो बाद में समझोगे. यूज वगैरह पहले दिखता है, इसलिए ये जस्ट अभी तुमको फार्मूला याद रखना है, लेकिन जिसका बायोलॉजी है उसको ये याद रखना ही रखना है. NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल. और फैक्टोरियल क्या होता है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ये समझ लो कि NCR तुमको हेल्प करेगा कॉम्बिनेशन को फाइंड करने में. और कैसा कॉम्बिनेशन? कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, उनमें से कुछ को सेलेक्ट करके तुम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हो उसके लिए ये काम आएगा. तो ये समझ लो, ये तो था तुम्हारा कॉम्बिनेशन NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल. इसका अगर एक एग्जाम्पल दिखाएं, जस्ट ये सब लोग नोट डाउन कर लो, इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं. अब सपोज फाइंड करना हो 10C3. तो 10C3, दिस इज द वैल्यू ऑफ n एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ r. तो फॉर्मूले में पुट करें अगर n फैक्टोरियल, इट मींस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल. अब इसी को सॉल्व करें तो दैट विल बी 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल. तो दिस इज 10 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल को हम 10 इंटू 9 लिख सकते हैं, इंटू 8 लिख सकते हैं, इंटू 7 लिख सकते हैं, मतलब अप टू 1 तक जाएं. तो अब अगर 7 से लेकर के 1 तक जाना है तो इसको हम 10 फैक्टोरियल तो को ये लिख सकते हैं, ये समझ सकते हो. 10 फैक्टोरियल को 10 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई कर देना है.
लेकिन 10 से लेकर 10, 9, 8 इंटू 7 करें तो 7 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो नीचे 7 फैक्टोरियल है, कैंसिल करने के लिए हम उसको उतना ही छोड़ दिए, और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये नीचे 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। 3 इंटू 2 6, इट मीन्स 2 से 4, और ये 3, इट मीन्स 120। तो ये तुम आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब वही चीज कोई तुमसे बोल दे कि 11 प्लेयर्स कि टोटल कितने टीम बना सकते हैं आउट ऑफ द 15, इट मींस 15C11। अब इसको सॉल्व कर लो, 15 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल इनटू 15 माइनस 11 फैक्टोरियल, और ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम में तुमको यूज करने को मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। तो ये कॉम्बिनेशन का मेन फार्मूला याद रख लेना है, और ये फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है वो सब लोग समझ जाओगे। तो अब देखते हैं मेन एग्जैक्ट बाइनोमियल थ्योरम किस बारे में है। ये मैथमेटिक्स टाइप लग रहा होगा, और ये है ही मैथमेटिक्स तो लगेगा ही, लेकिन ये बता दें ये फिजिक्स में काम आने के लिए सबको बताया जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे मैथमेटिक्स का सेक्शन यूज होता है जो 11th 12th में पढ़ना होता है ना। बाइनोमियल थ्योरम क्या है उसके बारे में। बाइनोमियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन कॉन्सिस्टिंग टू टर्म, उसका मतलब होता है बाइनोमियल। तो सपोज दो टर्म हम a एंड b लिख लें, a प्लस b, दिस इज बाइनोमियल टर्म, a इज फर्स्ट एंड b इज सेकंड टर्म। अब इस बाइनोमियल के पावर में 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो मल्टीप्लाई करके हम बना लेते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। लेकिन ये मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। अगर पावर 4 हो तब भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर पावर बढ़ने लगे तब भी मल्टीप्लिकेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन अगर a प्लस बी टू द पावर 15 हो जाए तब लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अगर तुम धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते जाओ बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली एक ऐसा फार्मूला है जो बाइनोमियल टर्म के हायर एक्सपोनेंट वैल्यू को इजीली कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। a प्लस बी टू द पावर n, और n यहां पे क्या है। अब हम अभी जो बाइनोमियल थ्योरम लिख रहे हैं वो कौन से इंडेक्स वैल्यू के लिए, जो पावर में उसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, पावर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो अब इस केस में n यहां पे हम जो कंसीडर कर रहे हैं दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि फार्मूला अगर ये n निगेटिव हो जाए और फ्रैक्शन हो जाए तो अभी जो फार्मूला लिख रहे हैं वो वैलिड नहीं है। तो जो फर्स्ट बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है वो तब जब इंडेक्स वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो। ये फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसकी जरूरत होती है फिजिक्स में। a प्लस बी टू द पावर हायर एक्सपोनेंट वैल्यू, मान लो 10 हो गया, अब ये एक्सपेंड करना हो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से पॉसिबल नहीं होता। तो a प्लस बी टू द पावर n का फार्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन के टर्म में है इसलिए पहले कॉम्बिनेशन पढ़े थे, दैट इज nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc2, हम याद रखने का तरीका भी बता देंगे, a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब अप टू nc माइनस 1 a इंटू b टू द पावर n माइनस 1 प्लस ncn b टू द पावर n। तो ये जो फार्मूला मिला ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू मिला। पॉजिटिव इंडेक्स इट मींस पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पावर में। अभी याद कैसे रखेंगे, तो जो पावर में n है, जो पावर में n है वो n c0 से शुरू होकर के लास्ट तक ncn तक जाएगा। मतलब जो कांस्टेंट, ये सब जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, nc1 nc2 nc3 ncn माइनस 1 ncn। तो ये देख रहे हो जो कॉम्बिनेशन का टर्म है वो कॉम्बिनेशन का टर्म nc0 से शुरू होकर के लास्ट में ncn तक जाएगा। ये हम लोग लिख लिए, मतलब पावर में n है तो nc0 से शुरू होकर के ncn तक जाएगा। फिर a का पावर n से शुरू होकर के
जीरो तक जाएगा। लास्ट में n से देखो a का पावर n है, 1 डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ और लास्ट में 0 हो गया। मतलब फर्स्ट टर्म का पावर 1 डिक्रीज करता चला जाएगा, लेकिन पहले n से शुरू होगा और 1 डिक्रीज करते हुए 0 तक जाएगा। और जो सेकंड टर्म का पावर है वो 0 से शुरू होगा और 1 इंक्रीज करते हुए लास्ट में n तक जाएगा। मतलब अगेन समझ लो, अगर पावर में n है तो कॉम्बिनेशन का टर्म nc 0 से शुरू होकर के nc n तक जाएगा। फर्स्ट टर्म का पावर n से शुरू होते हुए डिक्रीज करते हुए a टू द पावर 0 तक जाएगा और सेकंड टर्म b इसका पावर 0 से शुरू होगा और इंक्रीज करते हुए b टू द पावर n तक जाएगा। एग्जांपल एक दिखाते हैं। अगर लिखना हो a प्लस b टू द पावर 4, तो पहले हम एक एक करके जो लिखना सीखे वैसे कॉम्बिनेशन का टर्म 4c0 से शुरू होकर के 4c4 तक जाएगा। मतलब 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4, ये कॉम्बिनेशन का टर्म। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म a का पावर 4 से शुरू होकर के 0 तक जाएगा। इट मींस a टू द पावर 4, a टू द पावर 3, a टू द पावर 2, a टू द पावर 1 एंड a टू द पावर 0 खत्म हो गया। अब सेकंड टर्म b का पावर 0 से शुरू होकर के 4 तक जाएगा इंक्रीज करते हुए, तो b टू द पावर 0 यहां 1 होगा, b टू द पावर 1, b टू द पावर 2, b टू द पावर 3, b टू द पावर 4। अब इसमें कॉम्बिनेशन का ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हो, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें पुट करो, इट मींस हम एक टर्म लिख दे रहे हैं 4 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल a टू द पावर 4 प्लस 4c1 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल a क्यूब b प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल a b क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4 फैक्टोरियल b टू द पावर 4। अब तुम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, जो फार्मूला a टू द पावर b का टू द पावर 4 का तुमको मिल जाएगा। तो ये मेन बाइनोमियल थ्योरम हुआ फॉर पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू। तो अब हम जो बाइनोमियल थ्योरम लिख रहे हैं जिसका फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूज है फॉर एनी इंडेक्स वैल्यू, मतलब ये जो n है वो कोई भी इंटीजर हुआ, मतलब सॉरी कोई भी इंटीजर बोल रहे हैं, कोई भी नंबर हुआ, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, किसी भी यूज के लिए हम वो बाइनोमियल थ्योरम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वैल्यू। ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। अब अगर हम देखें सेकंड बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और यहां पे जो n है दैट इज फॉर एनी इंडेक्स वैल्यू। एनी मतलब n का वैल्यू कुछ भी हो उसके लिए क्या होगा, ये 1 होगा। और ये जो फार्मूला वैलिड तब होता है जब ये x है उसका वैल्यू 1 से छोटा हो। ये मॉड ऑफ x कहने का मतलब है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए उसके लिए। ये मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव। ये सब लोग पहले जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, और डिटेल इसका फंक्शन में पढ़ोगे जब 11th में मैथमेटिक्स पढ़ोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देखे होगे, इसका मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा 1 से छोटा हो। 1 से छोटा हो मतलब मान लो -1/2 लिख दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। -1/2 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए जो ये रिप्रेजेंट करता है वो 1 से छोटा ही होगा। तो देखते हैं इसके लिए फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x टू द पावर 3 अप टू n इंटू n-1। ये एक टर्म और लिख देते हैं, फिर अप टू इन्फिनिटी तक चला जाता है। n-1, n-2, n-3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल x टू द पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। मतलब इसमें इन्फिनिटी टर्म
टर्म चला जाता है। तो ये समझ लो इसका हम कंप्लीट एक्सपेंशन फाइंड नहीं कर सकते अगर पावर में कोई निगेटिव हो या फिर कोई फ्रैक्शन वैल्यू। पॉजिटिव इंटीजर हो, इसके प्रीवियस वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, वो एक एंड पे जाता है। लेकिन अगर ये निगेटिव हुआ या फ्रैक्शन हुआ तो इसका कोई एंड ही नहीं होता, तुम जिंदगी भर मल्टीप्लाई करो वो कभी खत्म नहीं होगा। तो डेफिनेट है ऐसा कुछ यूज तो करेंगे नहीं। तो फिजिक्स में इसका एक स्पेशल वर्जन यूज होता है, उसके बारे में समझेंगे ना। इफ x is so small that its square and higher power can be neglected. अब इसमें यह समझो कि ये जो x हमको दिख रहा है यहां पे, वो x इतना छोटा है, 1 से तो छोटा होना चाहिए, लेकिन इतना छोटा है कि अगर उसका स्क्वायर करें तो वो और छोटा हो जाएगा। x क्यों करें और छोटा होगा, x⁴ और छोटा, क्योंकि ये पता होगा कि 1 से स्मॉलर वैल्यू का अगर हम पावर बढ़ाते हैं तो और छोटा होता चला जाता है। जैसे बात करें अगर हम 0.01 का, तो 0.01 का स्क्वायर 0.0001 होता है। अब अगर इसका क्यूब कर दें तो उसका क्यूब होता है 0.00001। मतलब अगर कोई 1 से छोटा क्वांटिटी है और वो बहुत छोटा है, इट मींस x इतना छोटा है कि उसका स्क्वायर और हायर पावर को हमको नेग्लेक्ट करना पड़े, इस वजह से क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो उस केस में इस बाइनोमियल थ्योरम में तुम देख सकते हो कि अगर x स्क्वायर और उसके हायर पावर को इग्नोर करना है तो इसके बाद का जो टर्म है वो सारा का सारा नेग्लेक्ट करना होगा, इस कंडीशन में करना होगा। सो फॉर दिस स्पेशल केस ओनली 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है। 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx बता दिए, ऑलवेज राइट नहीं है। ये तभी राइट है जब x इतना छोटा हो कि x का स्क्वायर और उसका हायर पावर नेग्लेक्ट किया जा सके। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का स्पेशल केस जो फिजिक्स में मैक्सिमम यूज होता है, मैक्सिमम यूज इसी का होता है, और यहां तक पहुंचने के लिए ही हम बाकी सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कभी कभी यूज हो सकता है, खास करके जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ले, अगर एडवांस में का एग्जाम होगा उसमें उसका यूज हो सकता है, या फिर अगर कोई एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें यूज हो सकता है। लेकिन बेसिक मेंस लेवल तक, नीट के लेवल तक के लिए फिजिक्स में जो बाइनोमियल थ्योरम का मैक्सिमम यूज है वो इसी से है। तो इस पे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कैसे करना होता है, जो कि अलग अलग चैप्टर में मिलेगा भी, लेकिन हम अभी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लो। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समझो। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय दिस वन। डायग्राम से समझ लो। सपोज ये अर्थ है और इसके सरफेस से h हाइट पे, सरफेस से h हाइट पे, और ये अर्थ का रेडियस r है। h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। तो अब वो कितना है, वो दिया गया है gr² बाय r प्लस h दी होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे ये बताया गया है कि h जो है वो r से बहुत छोटा है, h इज लेस देन r। तो जब h r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हमसे पूछा जा रहा है। इट मींस जस्ट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी हैव टू फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ g डैश। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके देखते हैं। तो ना जो मेरे पास दिया गया है वो है g डैश इज इक्वल टू gr² डिवाइडेड बाय r प्लस h दी होल स्क्वायर। जब तुम 11th में फिजिक्स पढ़ोगे ग्रेविटेशन, उसमें ये तुमको मिलेगा भी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। लेकिन जस्ट हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स का यूज दिखा रहे हैं तो वो देखना है। तो अब यहाँ से gr² डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसमें r कॉमन ले लो ब्रैकेट के अंदर ही,
तो r कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ r कॉमन में है नहीं तो r से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स हम डिनोमिनेटर में प्रेजेंट टर्म को ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिस इज जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 1 प्लस एच बाई आर दी होल स्क्वायर। तो अब ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से जो टर्म मिला दैट इज जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2। ये 1 प्लस एच बाई आर ऊपर में जाएगा तो 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2 होगा। अब ये सोचो h इज लेस देन r है, तो डेफिनेट है h बाई आर इज लेस देन 1। और अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x एक स्मॉल क्वांटिटी हो ताकि उसका स्क्वायर और हाइयर पावर नेग्लेक्ट कर सके, तो उसमें हम 1 प्लस nx लिखते हैं। तो अब इससे अगर तुम कंपेयर करो इस टर्म को, तो x के बदले जो यहां पे टर्म है वो h बाई आर है। तो डेफिनेट है इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके 1 प्लस nx जो लिखे हैं, क्योंकि h बाई आर इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी हुज स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं g इंटू 1 प्लस nx है, प्लस n का वैल्यू -2 है तो -2 इंटू x, तो x का वैल्यू h बाई आर, इट मीन्स g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई r। तो यहां से हमको मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। मेन यहां पे यूज कैसे देखा गया, बाकी सब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मेन बाइनोमियल थ्योरम क्या आया, 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2। अगर इस टर्म को हम इससे कंपेयर करें तो x के बदले h बाई आर है, और ये h बाई आर इतना स्मॉल है कि इसका स्क्वायर और हायर पावर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसके एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स टू द पावर n का यूज करें तो 1 प्लस nx हो जाएगा। तो 1 प्लस n इट मीन्स -2 इंटू x इट मीन्स h बाई आर। सॉल्व करने के बाद ये मिल गया। तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर लिए, और जब तुम 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो ये कंप्लीट यूज तुमको दिखेगा। वो तो डिटेल में पढ़ोगे कि ये भी आया तो कैसे आया, लेकिन मेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे किया गया। इसीलिए हम ये पहले डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स में, इवन यूनिट एंड मेजरमेंट में ही इसका यूज दिखेगा तुमको, आएगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन जस्ट ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत सारे चैप्टर्स में 11th में 12th में यूज हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्या है, सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को जिसमें यह बताया गया है कि डेल थीटा इज वेरी लेस देन थीटा नॉट। इसका मीनिंग होता है लेस देन का मीनिंग है कि डेल थीटा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू थीटा नॉट। तो अगर हम इसी को लिखें डेल थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट इज लेस देन 1, तो अगर कोई क्वांटिटी 1 से बहुत छोटा हो तो डेफिनेट है इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, देन इट्स स्क्वायर and higher power can be neglected. Its square and higher power can be neglected. तो अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां पे अब आते हैं k इंटू, तो देखो 1 प्लस डेल थीटा बाई थीटा नॉट एक स्मॉल क्वांटिटी और पावर में 4 है, तो अगेन 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx होता है। तो इस x के बदले डेल थीटा बाई थीटा नॉट है और n के लिए 4, तो 1 प्लस nx लिखेंगे, इट मीन्स 1 प्लस 4 इंटू डेल थीटा बाई थीटा नॉट माइनस 1। तो ये तो हो गया ये, और ये उसके बाद ये 1 और 1 कैंसिल, तो आ जाएगा 4k डेल थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट। सिंप्लीफाई करके अगर कोई भी स्टूडेंट इसको एक सिंप्लीफाई करोगे सिंपल a प्लस बी टू द पावर 4 वाले फॉर्मूले से, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स में अगर क्वांटिटीज बाइनोमियल टर्म में सेकंड वाला x बहुत स्मॉल हो और ये 1 हो, तो एक्सपेंड करते समय ये फार्मूला का तुमको यूज करना है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी चीजें जनरली जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो अप्रोक्सीमेटेड ही होता है, प्रैक्टिकल तो डिफरेंट होता है, कई बार तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम थ्योरेटिकल स्टडी करते समय इतना जस्ट हम लोग लेजी पीपल हैं, मैथमेटिक्स से बचने के लिए समझ लो कि हम उसको सिंपल करके ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और इसके बाद बहुत ही सिंपल मिल जाता है।
प्रैक्टिकल तो अलग ही होता है, अलग ही दुनिया है प्रैक्टिकल की। तो थियोरेटिकल स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए सब काम किया जाता है, इसके अलावा इसका और कोई रीजन नहीं है। तो बाइनोमियल थ्योरम का जनरली यूज जो हम बताएं वही तुमको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका 11th में मैथमेटिक्स नहीं है। जिनका मैथमेटिक्स है तो वो तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन जिसका मैथमेटिक्स नहीं है हम वो सजेस्ट करेंगे कि हम जो ट्रिगोनोमेट्री में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे वो कंप्लीटली अच्छे से पढ़ोगे। और जिसका मैथमेटिक्स है भी वो तो कुछ हो सकता है कुछ टाइम के बाद पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ही तुमको यूज दिख जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का, एंगल्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट। तो ट्रिगोनोमेट्री सब लोग अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉपर्टीज, फार्मूला कैसे बनता है इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं समझोगे तो फार्मूला ज़्यादा होने के कारण रटना बहुत इरिटेटिंग हो जाता है और माइंड से स्किप होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और ये बता दें, ये मैथमेटिकल टूल्स कुछ लेक्चर्स तो चलेंगे ही, कम से कम 7, 8, 9 लेक्चर्स। उसके बाद ही रियल फिजिक्स स्टार्ट होगा, जो तुम फिजिक्स में जस्ट यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ोगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक के साथ।